ओके जी, हम अपना ऑटो इनकोडर बनाने के लिए जो हम मॉडल कंटेनर यूज करेंगे, क्योंकि ऑटो इनकोडर बनाने के लिए आपको किरास की फंक्शनल एपीआई की जरूरत होती है, सीक्वेंशियल एपीआई इसमें नहीं चलती। तो फंक्शनल एपीआई जब भी आपने किरास की यूज करनी है तो आप जो कंटेनर यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड मॉडल। जी, किस किस ने हैंड रेज किया है बेटा, क्वेश्चन पूछ ले। हमजा, आपका क्वेश्चन है कोई? नो सर, वो गलती से हाथ लग गए। ओके, ठीक है। ओके, सो ये हमारा ऑटो इनकोडर है। हमारी जो बॉटल नेक लेयर है वो मैंने 32 की बजाय 10 डायमेंशंस पे रखी है, यानी कि बहुत ही कम डायमेंशंस मैंने रखी है। यूजुअली इसका मतलब ये है कि मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव इज कि मैं 784 डायमेंशंस यानी 784 पिक्सल्स से 10 पिक्सल्स लर्न करूंगा और उन 10 पिक्सल से मैं दोबारा 784 जो है वो रिक्रिएट करूंगा। यूजुअली इसका रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ डेमो के देखें हम कैसा रिजल्ट आता है। तो आप अपने टाइम में इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा ऑटो इनकोडर जो है ये स्टैंडर्ड ऑटो इनकोडर है, क्योंकि ये फुली कनेक्टेड लेयर्स जो है यूज कर रहा है। इसमें जो गौर करने की बात है, जी साद आपका क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था, जो आपने 10 किया है तो हमें कम से कम कितना सेट करना पड़ता है एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए? कितनी डिमेंशंस का सेट करना पड़ता है हमें? साद, इसका आंसर एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। सिंस मेरे पास जो अभी डेटा है वो ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आई कैन गेट अवे विद 10 डायमेंशंस। लेकिन अगर आपके पास कलर डाटा है तो आपको आइडिया है कि ये इतनी कम डायमेंशंस कभी भी उसे रिक्रिएट नहीं कर सकेंगे। so there is no अच्छा। one size fit all answer for that, it really depends on your data। तो आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जितने डाटा पे आपका बेहतर आंसर आए कम से कम पे वो। और लेकिन अगेन आंसर रियली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू हैव, तो आपको अपने डाटा पे इसका डिसीजन करना होगा। अच्छा, ठीक है इसमें सर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप नोट करें। पहले मैंने ये एक टेंसर डिफाइन किया, ये फंक्शनल एपीआई जो है ये टेंसर्स यूज करती है क्लास की। सो दिस इज एन इनपुट टेंसर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर लेयर को एज अ फंक्शन यूज कर रहा हूं, यानी कि ये एक लेयर है और ये लेयर जो है ये एज अ फंक्शन क्या ले रही है, ये टेंसर ले रही है। उसके बाद ये अगली लेयर जो है, अब इसका आंसर क्या आएगा, एक टेंसर आएगा। जाहिर है आपने लेयर को एक टेंसर दिया, लेयर ने उसे प्रोसेस करके वापस एक टेंसर दे दिया आपको। अब मैंने वो जो इनकोडेड टेंसर है वो मैंने अगली लेयर को पास कर दिया, फिर दोबारा उसने मुझे टेंसर दिया, वो मैंने अगली लेयर को पास कर दिया। तो हर लेयर एक फंक्शन है, इसलिए हम इस एपीआई को किरास की फंक्शनल एपीआई कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हर लेयर को एज अ फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है वो ये है कि मैंने इसमें लेयर्स को नेम दिए। वजह ये है कि मैंने, आप अगर नोट करें तो इस पॉइंट तक मेरा इनकोडर है, राइट, और इस पॉइंट से ऑनवर्ड नीचे तक जो है ये मेरा डिकोडर है। लेकिन मैं दोनों को अलग अलग ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे तो पूरा ऑटो इनकोडर ट्रेन करना है ना। तो इसमें ऑटो इनकोडर ट्रेनिंग में हम करेंगे ये कि हम पूरा ऑटो इनकोडर बना के ट्रेन करेंगे, लेकिन हम ये इनकोडर पार्ट जो है इसका अलग मॉडल बना लेंगे और जो डिकोडर पार्ट है उसका अलग मॉडल बना लेंगे। यानी जब हम ऑटो इनकोडर ट्रेन करेंगे तो एक्चुअली हमारा इनकोडर पार्ट और डिकोडर पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे, हमें उन्हें एक्सप्लिसिटली ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगेन मैं बताता हूं, दिस इज इनकोडर पार्ट। इनकोडर पार्ट जो है वो बॉटल नेक लेयर, जिसको मैंने बॉट का नाम दिया, उस पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद से आप नोट करें तो मैं इन 10 से एक्चुअली दोबारा अपनी इनपुट जो है वो रिक्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब हम लो डायमेंशन से हाई डायमेंशन रिक्रिएट करते हैं तो उसे हम डिकोडर पार्ट का नाम देते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेयर्स को कंबाइन करके फिर मैं अपना डिकोडर पार्ट बनाऊंगा, लेकिन ट्रेन हम पूरा ऑटो इनकोडर करेंगे। अब हम इस ऑटो इनकोडर को, ये ऑटो इनकोडर इधर डिफाइन है, इसकी इनपुट जो है
ये इनपुट टेंसर है और इसकी आउटपुट जो है वो ये लास्ट की लेयर का टेंसर है। अब किरास का क्या फायदा है? किरास क्या करेगी, वो इन तमाम इनपुट्स जो हैं इनको इस मॉडल कंटेनर में डाल के उनके दरमियान कनेक्शन खुद ही स्टैब्लिश करके मुझे एक कंप्लीट ऑटो इनकोडर बना के दे देगी। तो हम उमर 1 मिनट देना, तो हम अगर चाहें तो अपने ऑटो इनकोडर का की समरी इधर प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स आल्सो प्रिंट द समरी ऑफ आवर ऑटो इनकोडर। जी उमर, आपका क्वेश्चन था। सर हमने ऊपर वाली 3 लेयर्स जो हैं उनको नाम क्यों नहीं दिए? जैसे हमने नीचे वाली डिकोडर की लेयर्स को नाम दिए हैं, इनकोडर की लेयर्स को नाम नहीं दिए। इसका आंसर 5 मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी। सो नाउ लेट्स कंपाइल इट। ओके जी, अब आप देख सकते हैं समरी 784 इनपुट है। बॉटलनेक पे आके आपके पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो 10 डायमेंशंस की हो जाएगी और ये 10 डायमेंशंस जो हैं ये दोबारा एक्सपैंड होके आपकी आउटपुट जो जनरेट करेंगे दैट वुड बी दी 784 इमेजेस। तो अब हम इस ऑटो इनकोडर से इनकोडर और डिकोडर पार्ट अलग करते हैं। ये इनकोडर पार्ट है। अब इसमें मैं जो मॉडल बना रहा हूं वो उसको मैंने इनपुट टेंसर दिया जो ये वाला है। ठीक है, ये वाला इनपुट टेंसर है, लेकिन मैंने इसको आउटपुट टेंसर जो है वो ये इनकोडेड वाला दे दिया क्योंकि मैंने इसका बॉटलनेक लेयर का नाम रखा हुआ था। इसका मतलब है कि इस इनपुट से ये सारी इनपुट या इधर फ्लो करेगा, फिर इधर फ्लो करेगा, फिर इधर फ्लो करेगा, फिर इधर फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि मुझे इन 3 लेयर्स को नाम देने की जरूरत नहीं। अगर मैं सिर्फ इसी लेयर का टेंसर एज आउटपुट दे दूंगा तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा इनकोडर प्रिपेयर हो जाए। लेकिन हम देखेंगे कि दिस इज नॉट द केस फॉर डिकोडर। क्यों? क्योंकि डिकोडर जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और इस लेयर के बाद फिर वो इस लेयर में फ्लो करेगा, फिर इस लेयर में फ्लो करेगा, फिर इस लेयर में टेंसर फ्लो करेगा और यहां से हमें आउटपुट मिलेगी। इसलिए हमें अगर हमने डिकोडर बनाना है तो हमें हर लेयर को बाय नेम यूज करना पड़ेगा। दैट इज वाई उमर मुझे इन 3 लेयर्स को नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनपुट ये टेंसर देना है, आउटपुट ये टेंसर देना है। मैं इनपुट ये दे के डायरेक्ट इसका नेम जब दे दूंगा तो ये यहां से प्रोसेसिंग सारी जो ग्राफ की है वो ग्राफ की फॉर्म में मेरे पास इनकोडर की सूरत में आ जाएगी। मैं आपको इनकोडर दिखाता हूँ। सो दिस इज माय इनकोडर मॉडल। कैसे बना? इनपुट क्या है? इनपुट इमेज टेंसर। आउटपुट क्या है? ये जो मैंने बॉटलनेक लेयर डिफाइन की थी उस बॉटलनेक लेयर पे जो आउटपुट टेंसर क्रिएट हो रहा है वो मेरी आउटपुट है। तो दिस पार्ट इज नाउ माय इनकोडर पार्ट। लेट्स सी हमारा इनकोडर पार्ट जो है वो क्या साइज है उसका। ओके जी, आप देख सकते हैं अगर आप ये ऑटो इनकोडर देखें तो इतना पार्ट जो है एग्जैक्टली ये पार्ट जो है ये मेरा इनकोडर पार्ट। ओके जी, डिकोडर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। डिकोडर में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इनपुट कौन है। इनपुट के लिए आप एक नया टेंसर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपका डिकोडर जो है वो 10 डायमेंशनल इनपुट एक्सेप्ट करता है, वो 784 डायमेंशनल इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आपने डिकोडर बनाना है तो उस डिकोडर को 10 डायमेंशनल इनपुट मिलेगी तो वो उससे 784 बनाए। सो दैट इज वाई इस जगह पे हमें एक नया इनपुट टेंसर डिफाइन करना है और उसके बाद मैंने हर लेयर को एज अ फंक्शन यूज किया। ये बॉटलनेक से नेक्स्ट 0th लेयर है, बॉटलनेक से नेक्स्ट 1st लेयर है, ये 2nd लेयर है और उसके बाद ये मेरे पास आउटपुट लेयर है। तो मैं एग्जैक्टली बाय नेम इन लेयर्स को कंबाइन कर रहा हूं। आगे जाके हम देखेंगे कि हम फॉर लूप से ये काम जरा ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर लूप इसलिए नहीं कि ताकि ये आपके लिए, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सफिशिएंटली कंफ्यूजिंग, सो आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर। तो अब हमने क्या किया कि इस इनपुट टेंसर
और इस आउटपुट टेंसर को मॉडल में कंबाइन किया फंक्शनल एपीआई से, और अब हमारे पास हमारा डिकोडर बन गया। सो लेट्स सी के हमारा डिकोडर जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज आवर डिकोडर मॉडल। ये आप देख सकते हैं कि ये इनपुट जो है 10 डायमेंशंस की एक्सपेक्ट करता है, और उसके बाद हमने ये बॉटनेक्स 0 1 2 ये वही लेयर हैं जो मैंने ऑटो इनकोडर में यूज की थी। तो मैं सेम लेयर्स को सिंपली एक नए कंटेनर में डाल के डिकोडर के तौर पे यूज कर रहा हूं। ओके, अब हमारे पास ऑटो इनकोडर भी रेडी है, हमने इनकोडर भी बना लिया और डिकोडर भी बना लिया, लेकिन हमने ट्रेन सिर्फ ऑटो इनकोडर को करना है। क्यों? क्योंकि ये लेयर्स तो सेम है ना। तो जब ये लेयर्स ऑटो इनकोडर में ट्रेन होंगी तो इनके वेट ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएंगे। तो हमें सेपरेटली इनकोडर और डिकोडर पार्ट को ट्रेन करने की जरूरत नहीं। हम जब ऑटो इनकोडर ट्रेन करेंगे तो हमारा इनकोडर और डिकोडर ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे। सो अब हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं। ओके, अब हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं। ये ट्रेनिंग 100 इपोक तक करके देखते हैं कि कैसे हालात रहते हैं। उसके बाद अगर हालात काफी बुरे हुए तो और कर लेंगे, वरना मेरा ख्याल है कि काम चल जाएगा। ओके जी, लेट्स एग्जीक्यूट इट नाउ। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी देख के आपने परेशान नहीं होना। वजह यह है कि ये 784 पिक्सल्स को 784 पिक्सल से कंपेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्यूरेसी बहुत बुरी होगी। सो डोंट वरी अबाउट एक्यूरेसी। आपने सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि लॉस जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। अगर लॉस मिनिमाइज हो रहा है तो दैट इज फाइन। अगर लॉस मिनिमाइज नहीं हो रहा तो देन इसका मतलब है कि या तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स का प्रॉब्लम है या वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है। तो फिर आपने अकॉर्डिंगली जो वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स के इलाज हैं वो लगा के इसको दोबारा ट्रेन करना है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि हमारा लॉस जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो दैट इज फाइन विद अस। मीनवाइल मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते सर ऑटो इनकोडर का जो ओरिजिनल काम है वो तो ये यही लगता है अभी तक जो समझ आ रही है कि ये डाटा को रिड्यूस करके ना उसकी रिडक्शन वाली फॉर्म हमें देता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑटो इनकोडर एक और डिफरेंट फ्लेवर जो है वो हमें ये बताता है कि इस डाटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो हमें किसी डाटा की अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए उसी तरह का डाटा क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो जस्ट डोंट वरी। नहीं सर, आ गया, पता चल गया इसका। ऑटो इनकोडर जो है वो कुछ ट्रेन हुआ है। अच्छा, अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? ये इनकोडेड इमेजेस हैं आप देख रहे हैं, और ये इनकोडेड इमेजेस क्या है? मैंने एक्स टेस्ट, ये वो डाटा है जो हमारे ऑटो इनकोडर ने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। और मैं प्रेडिक्ट किससे करवा रहा हूं? मैं इनकोडर से करवा रहा हूं, मैं ऑटो इनकोडर से नहीं करवा रहा। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ये देखिए, ट्रेन हमने क्या किया है? ऑटो इनकोडर। लेकिन मैं क्या यूज कर रहा हूं? इनकोडर, जो कि मैंने कभी ट्रेन नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि जब ऑटो इनकोडर ट्रेन हुआ है तो ये खुद ब खुद ट्रेन हो गया। अच्छा, अब इसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये जितने भी एक्स टेस्ट हैं 784 डायमेंशंस के, ये उन सब को 10 डायमेंशंस के डाटा सेट में कन्वर्ट कर देगा, राइट? विच वुड बी आर रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये जो टेंसर हमें मिला है एक्स टेस्ट का, हम इसे डिकोडर को दे के कहेंगे कि तुम इन 10 फीचर से 784 फीचर बनाओ। अब आप नोट करें, इस काम के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं डिकोडर यूज कर रहा हूं। डिकोडर भी आपको पता होगा कि डिकोडर मैंने कभी एक्सप्लिसिटली ट्रेन नहीं किया, लेकिन दिस इज द डिकोडर आई एम यूजिंग हियर। लेकिन जब हमने ऑटो इनकोडर ट्रेन किया तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि ये भी ट्रेन हो चुका। तो
इनकोडर क्या करेगा, 784 डायमेंशन से 10 डायमेंशंस रिटर्न करेगा। डिकोडर क्या करेगा, उन 10 डायमेंशंस से 784 डायमेंशंस रिक्रिएट करेगा। और हम ये काम किस पे कर रहे हैं, एक्स टेस्ट पे, यानी ये वो डाटा है जिस पे मॉडल कभी ट्रेन नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि कितनी अच्छी रिक्रिएशन होती है। इसको वेरीफाई करवाने के लिए आप नोट करें तो मैं पहले ये एक्स टेस्ट जो है ये प्रिंट करवा रहा हूं, यानी ये हमारे ओरिजिनल इमेजेस हैं जो हमने टेस्ट डाटा की सूरत में दी है। ये मैं सिर्फ 10 इमेजेस प्रिंट कराऊंगा ताकि आपको जनरल आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप नोट करें तो मैं डिकोडेड इमेजेस प्रिंट करवा रहा हूं। ये डिकोडेड इमेजेस कौन है, ये डिकोडर की आउटपुट है, यानी डिकोडर ने जब 10 फीचर्स लिए और उसके बाद 784 फीचर्स क्रिएट किए तो वो डिकोडेड इमेजेस थे। अब चूंकि वो 784 डायमेंशंस के थे तो उनको मैंने इमेज की सूरत में रीशेप करके 28 बाय 28 कर लिया ताकि वो इमेज की सूरत में नजर आ सके। तो अब हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा ऑटो इनकोडर अच्छा है, बुरा है या बहुत बुरा है। लेट्स सी। वाह, ओके जी, सो दिस इज ऑटो इनकोडर। आप ये देख, आप नीचे वाली जो रो है ये वो डेटा है जो 10 पिक्सल से रिक्रिएट किया गया और अभी हमने सिर्फ 100 इपोक्स के लिए मॉडल को ट्रेन किया था। व्हाट इफ मैं इसको 300 या 400 के लिए ट्रेन करता, तो ये एक्चुअली आपके जो ओरिजिनल डाटा है उसको काफी हद तक, जैसे ये 9 काफी हद तक ठीक रिक्रिएट है, 4 को ये अभी 9 समझ रहा है, 1 ठीक है, 0 ठीक है, 7 भी काफी हद तक बेहतर है, 2 भी काफी हद तक बेहतर है। सो दिस इज योर ऑटो इनकोडर। तो अभी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर ये दैट मींस कि जो आपने अभी फंक्शनैलिटीज बताई हैं ये ऑटो इनकोडर को यूज करके हम इमेजेस वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करने की बात की थी उसका यही फायदा था कि मेरे पास कम डाटा है तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करूं, उसके बाद मैं उस नॉइज दे दे के उसमें से सैंपल करता जाऊं, मेरा वही पूरा डाटा सेट क्रिएट होता जाए। तो ये डाटा ऑगमेंटेशन के लिए बड़ा जबरदस्त टूल है ऑटो इनकोडर्स। तो दैट मींस हम तो पेंट भी कर सकते हैं इसको यूज करके, पेंटिंग ड्रॉ कर सकते आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं, आप कोड जनरेट कर सकते हैं। हमने लोगों की एजेस जो हैं वो 10 साल बाद की जो हैं वो रिक्रिएट करवाई थी एंड सो ऑन। इसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं जितने आप क्रिएटिव। सर जैसा कि आपने बताया कि आफ्टर फ्यूचर 10 ईयर के बाद की जो पिक्चर है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई आने वाली फ्यूचर चीज वगैरह? नहीं यार, वो नहीं कर सकते, एटलीस्ट अभी मुझे आइडिया नहीं वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो एज वाला है ये तो हमने क्योंकि FYP किया था इसलिए इस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस तरह था, बैचलर्स का FYP था। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अ स्टैंडर्ड ऑटो इनकोडर। अब इसी तरह जैसा कि मैंने बताया था कि ऑटो इनकोडर जरूरी नहीं है कि आपने डेंस लेयर से बनाना है, आप ऑटो इनकोडर कॉन्वोल्यूशन लेयर से भी बना सकते हैं। तो अब हम नीचे जो है एक कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। ओके जी, ये थोड़ा सा खौफनाक लगता है लेकिन जनरल आइडिया ये है कि सिर्फ आपने स्टार्ट में टेंसर दिया, उसके बाद वो टेंसर जो है वो कॉन्व और मैक्स पूल में से फ्लो हो रहा है सिंपली, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। बाकी ये कॉन्वोल्यूशन लेयर हमने पहले डिस्कस की थी, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारा सेम है और मैं यूज कर रहा हूँ वही किरास की फंक्शनल एपीआई, यानी कि हर लेयर जो है अब वो एक फंक्शन है जिसको मैं इनपुट के तौर पे एक टेंसर देता हूँ। इस लेयर को मैंने ये टेंसर दिया, इसको ये टेंसर दिया, इसको ये टेंसर दिया, इसको ये टेंसर दिया, and these tensors are flowing from these functions till this point। और इस लेयर पे मैंने जो अब ये इमेजेस था तो मैंने इसको एक अरे में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि अब मेरी इनपुट क्या है, इमेजेस हैं, मेरी आउटपुट क्या है, एक 1 डायमेंशनल अरे है। और ये 1 डायमेंशनल अरे जो है ये मेरा ख्याल है कि 64 फीचर्स की है।
लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन मैंने 32 पे भी की थी, आप भी अपने टाइम पे जितनी मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें। सो दिस इज एक्चुअली द इनकोडर पार्ट ऑफ ऑटो इनकोडर। अब उस 64 फीचर से मैंने इमेज रिक्रिएट करना, राइट? तो इसका मतलब है कि अब मुझे सबसे पहले तो अपना डाटा रीशेप करना पड़ेगा एक इमेज की सूरत में। ये जो रीशेप लेयर है ये डाटा को रीशेप करती है। उसके बाद मुझे डाटा को अप सैंपल करना पड़ेगा। अप सैंपल को आप यूं समझेंगे दिस इज एंटी मैक्स पुलिंग। मैक्स पुलिंग क्या करता है कि 4 में से एक नंबर लेता है, अप सैंपल क्या करता है कि वो एक नंबर को 4 में कन्वर्ट कर देता है। तो चूंकि हमने इंक्रीज करनी है डायमेंशंस, तो इसके लिए मैं यहाँ अप सैंपलिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे। हमारे पास एक और भी तरीकेकार है जिसे हम कहते हैं डी कॉन्वोल्यूशन, लेकिन चूंकि वो मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया। अप सैंपलिंग अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, तो इसलिए हम ये जो कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर हैं ये अप सैंपलिंग से बना रहे हैं। लेकिन कीप दैट इन माइंड कि आप कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर जो है वो डी कॉन्व लेयर से भी बना सकते हैं। ओके जी, ये हमारा, अब हमने क्या किया, हमने ये टेंसर जो है इनपुट वाला ये इधर पैक किया, और ये टेंसर जो आउटपुट वाला है हमारा ये मैंने इधर पैक किया मॉडल में। और इस तरह से अब मेरा एक कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर प्रिपेयर हो गया। उसको मैं कंपाइल कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको उसकी समरी दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ थिंग्स आर वर्क। ओके जी, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप नोट कर सकते हैं कि एक्चुअल इनपुट जो थी वो 28/28/1 थी, और जो रिक्रिएटेड आउटपुट है वो भी 28/28/1 की। हाँ, ये हमारी बॉटलनेक लेयर है। ये वो फीचर्स हैं, यानी ये वो रिड्यूस्ड डायमेंशंस हैं जिनसे मैं ये इमेज रिक्रिएट करूंगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट के ये पार्ट हमारा जो है दिस इज इनकोडर पार्ट, और ये पार्ट जो हमारा है दिस इज डिकोडर पार्ट। तो लेकिन हम इनको ट्रेन ऑटो इनकोडर की सूरत में करेंगे, लेकिन हम इनको पैक अलहदा कंटेनर में करके अपना इनकोडर और डिकोडर बना लेंगे। ओके जी, अब पहले हम अपना इनकोडर बनाएंगे, उसके बाद हम अपना डिकोडर बनाएंगे, और उसके बाद हम उन्हें यूज कर लेंगे। देखिए ये एग्जैक्टली वही है, अगर आप नोट करें तो ये मैंने एक टेंसर जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बजाय ये कि बारी बारी सबको मैं जोड़ूं, मैंने ये टेंसर कैलकुलेट कर लिया इधर से इधर तक। अब बजाय मैं एक एक लेयर को जोड़ने के, मैं इस टेंसर से इनपुट या आउटपुट बना लूंगा। आप नोट करें कि जब मैंने डिकोडर बनाना है तो मैंने ये 64 का एक टेंसर जो है इनपुट टेंसर के तौर पे डिक्लेयर किया, और ये जो टेम्प डेक है ये क्या कर रहा है, ये सारी लेयर से एक दफा फ्लो करवा रहा है। और किस लेयर तक? इस पर्टिकुलर लेयर तक, ठीक है ना। तो पहले हमने जो किया था वो बारी बारी लिखा था क्योंकि वो समझाना मकसूद था, लेकिन अब आपने देखा कि मैंने एक फॉर लूप लगा के फंक्शनल एपीआई जो है उसको यूज कर लिया है। अब मैंने डिकोडर बनाना है तो मैंने इनपुट के तौर पे सिंपली ये टेंसर पास कर देना है, और मैंने डिकोडर के लिए आउटपुट जो है उसके लिए सिंपली ये टेंसर पास कर देना है, ठीक है। और इसका मॉडल का नाम जो है वो मैंने रखा है कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर डिकोडर, ताकि मुझे खुद याद रहे कि ये मॉडल कौन सा। इनकोडर बनाना बड़ा आसान है। इनकोडर जो है वो सिंपली जो आपका ये वाली इनपुट है इसे ले लेगा एज अ इनपुट, और आउटपुट के तौर पे ये जो लेयर है जिसका नाम मैंने बॉटलनेक लेयर रख या बॉट लेयर रखा था, इसकी आउटपुट जो है वो आपको दे देगा। तो ये आउटपुट आपकी आउटपुट, और इसका नाम मैंने रख दिया कॉन्वोल्यूशनल ऑटो conv AE encoder. So now we have encoder part and we have decoder part. This is the decoder, this is the encoder, लेकिन
ट्रेन हम कैसे करेंगे? ट्रेन हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर को करेंगे और हमें बताया कि इनकोडर और डिकोडर पार्ट ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे। तो अब हमने चूंकि पहले डाटा जो है उसको फ्लैट कर लिया था 7084 में, तो हम लेकिन कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर में हम एक्चुअली इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको इमेजेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके जी, ये हमारी डायमेंशन है। अच्छा, ये मैं देखते हैं 100 में कितना टाइम लगेगा, एंड देन वी विल सी कि हाउ इज इट गोइंग। सॉरी, ये हमने सिर्फ समझाना नहीं था, इसको हमने एग्जीक्यूट भी करना था। अब हमारे पास इनकोडर और डिकोडर पार्ट जो है वो बन गए, क्योंकि हम एक दफा दोबारा ये मॉडल कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना रह जाए। Okay. So now we can train it. आपने सिर्फ ये देखना है कि लॉस मिनिमाइज होना चाहिए। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ रही है। इसकी एक्यूरेसी क्यों ज्यादा आ रही है, कोई आइडिया लगा सकता है? वजह ये है कि एमनिस्ट में मैक्सिमम पिक्सेल्स ब्लैक है। इसका मतलब है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ब्लैक को ब्लैक से जब भी कंपेयर किया जाएगा, ब्लैक फीचर को ब्लैक फीचर से, तो चूंकि मेजॉरिटी ब्लैक है, हम अगर गलत भी मैच कर रहे हैं तो मॉडल को लगेगा वो एक्यूरेसी सही निकाल रहा है। आपको याद होगा कि मैं इसीलिए एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा फेवरेबल मैट्रिक नहीं समझता, क्योंकि ये आपको सही पिक्चर नहीं देता। लेकिन अगर यही कलर्ड डेटा होता तो आपको कभी भी इतनी एक्यूरेसी देखने को ना मिलती। सो कीप दैट इन माइंड। लॉस हमारा मिनिमाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी ग्रेडियंट्स जो हैं वो ठीक फ्लो कर रही हैं। अच्छा, अगर ग्रेडियंट्स ठीक फ्लो ना करें, मैंने वैसे इसका ना एक इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिससे हम कहते हैं ग्रेडियंट क्लिपिंग। ग्रेडियंट क्लिपिंग ये इंश्योर करती है कि आपकी ग्रेडियंट्स एक गिवन वैल्यू से बड़ी ना हो सके। अगर आप नोट करें तो मैं जब ये कंपाइल कर रहा हूं तो मैं ग्रेडियंट क्लिपिंग भी यूज कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरी ग्रेडियंट की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, ये साथ ही क्लिप होके 2 हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स जो हैं वो मेरे रिजल्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। एसेंशियली और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ग्रेडियंट क्लिपिंग जो है ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को मैनेज करने का एक तरीका है। तो इसके बाद डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर है, वो हम फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि इमेज के नॉइजी इमेजेस जो है उसमें उसको कैसे हम उसमें से नॉइज रिमूव करके एक्चुअल क्लियर इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, हमारा मॉडल भी ट्रेन हो गया, गुड। अब हम एग्जैक्टली वही सेम काम करेंगे जो हमने पहले किया था। ये टेस्ट इमेजेस जो हैं इनसे मैं ये वाला टेंसर लर्न करूंगा इनकोडेड इमेजेस का, और इसकी हम शक्ल देखेंगे कि ये कैसा है, मतलब। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यही इनकोडेड इमेजेस जो है, आप देख सकते हैं ये आपको डायमेंशन भी इसकी बता रहा है। ये इनकोडेड इमेजेस जो हैं इनको मैं डिकोड करूंगा हमारे डिकोडर से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डिकोडर पार्ट है ये एमनिस्ट के इमेजेस जनरेट कर देगा इनसे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग, लेट्स सी। नीचे का कोड आप देख सकते हैं एज इट इज। पहले मैं ये टेस्ट इमेजेस आपको शो करवा रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं ये डिकोडेड इमेजेस जो मैंने डिकोडर से निकाले हैं वो मैं आपको शो करवाऊंगा। तो लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। आई डोंट नो। ओह वाओ, जस्ट वाओ। सो इसका मतलब है कि कॉन्वोल्यूशनल काफी अच्छा रहा है उसकी टेंस वाली आप की। देखें, आपके सामने है ये। इसमें एक चीज और भी नोट करें, हमारे पास जो फीचर्स थे वो बॉटल नेक लेयर पे वो 64 थे, वो 10 नहीं थे। यू सी, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन चूज की है वो 64 डायमेंशन की है, जबकि मैंने फुली कनेक्टेड नेटवर्क के साथ थोड़ी सी ज्यादती की है अनफेयरनेस उसके। की थी। हाँ, अनफेयरनेस थी कि मैंने उसे कहा था कि तुम 10 डायमेंशन से रिक्रिएट करो,
लेकिन कॉन्वोल्यूशन से मैंने 64 डायमेंशन से क्रिएट किया। तो लेकिन ये वो इमेजेस हैं जो हमारे ऑटो इनकोडर ने कभी देखे नहीं है। ये टेस्ट डेटा है बाय द वे, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि दिस इज सफिशिएंटली जनरलाइज्ड एज वेल। ठीक है, ओके जी, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ये जो डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर है और ये नॉइज रिमूवल है ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ओके, टेक केयर जी, और इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। इंशाल्लाह सर, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़ सर।